हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 7 रिफंड अंडर कस्टम्स। रिफंड अंडर जीएसटी का वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आपको जो है हर चैप्टर का रिविजन वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में रिफंड अंडर कस्टम शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन देखो काफी बच्चे जो है इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नवंबर 24 के अंदर 8 मार्क्स के लिए ये चैप्टर पूछा गया था। ठीक है, सो कहीं से भी आईसीआई क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इट इज बेटर कि आप जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करके जाओ। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सेक्शन नंबर 27 बात करता है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट। अब आपने अगर जो है कोई भी कस्टम ड्यूटी या इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, तो उस केस में आप रिफंड ले सकते हो। सो कौन कौन व्यक्ति रिफंड ले सकते हैं? द पर्सन हु हैज पेड द ड्यूटी और इंटरेस्ट इन एक्सिस। अगर एक्सिस में पे कर दिया तो उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। और दूसरा बोला है द पर्सन हु बोर्न द इंसिडेंस ऑफ सच ड्यूटी और इंटरेस्ट। तो जिस व्यक्ति ने अल्टीमेटली बर्डन बियर किया है, वो व्यक्ति भी यहाँ पर रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, सो अब यहाँ पर टाइम लिमिट क्या है? तो देखो, आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा रिफंड का विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट आपको देखना है। अब हमने जीएसटी के अंदर देखा था कि आपको 2 इयर्स के अंदर अंदर रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। कस्टम्स के अंदर 1 ईयर का टाइम लिमिट दिया है। अब वो टाइम लिमिट रेलेवेंट डेट क्या रहेगा? तो देखो, अगर कोई रिफंड क्लेम कर रहा है बाय एन इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, अगर कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर रिफंड क्लेम कर रहा है, तो उस केस में आपको देखना है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्यूटी और इंटरेस्ट। जिस समय पेमेंट किया है वहां से 1 ईयर का टाइम लिमिट देखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर क्लेम कर रहा है कोई अनदर पर्सन, मतलब कोई इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को छोड़ के कोई अदर व्यक्ति अगर क्लेम कर रहा है, उस केस में डेट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जिस दिन उसने परचेज किया, कोई बायर है तो जिस दिन उसने परचेज किया वहां से आपको 1 ईयर का टाइम लिमिट देखना है। नेक्स्ट, एग्जम्पशन ऑफ ड्यूटी बाय स्पेशल ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 2। सो अगर किसी स्पेशल ऑर्डर के द्वारा आपका जो है रिफंड बनता है, उस केस में जो है आपको डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच एग्जम्पशन ऑर्डर, जिस दिन वो एग्जम्पशन ऑर्डर आया वहां से 1 ईयर के अंदर अंदर रिफंड एप्लीकेशन फाइल करना रहेगा। नेक्स्ट, आपको रिफंड मिल रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी। उस केस में जिस दिन वो आपको ऑर्डर पास किया गया वहां से जो है आपको टाइम लिमिट देखना है। एंड लास्ट, प्रोविजनल पेमेंट अगर आपने किया है ड्यूटी का अंडर सेक्शन 18, प्रोविजनली अगर ड्यूटी पे किया है और बाद में चल करके आपको पता चलता है कि ड्यूटी एक्सेस पे कर दिया है, तो उस केस में जिस दिन वो फाइनल ऑर्डर आता है, ठीक है, जिस दिन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया, या फिर अगर आपका केस है रीअसेसमेंट का, तो डेट ऑफ सच रीअसेसमेंट यहां से 1 ईयर का टाइम लिमिट आपको देखना रहेगा। ठीक है, चलो सर, नेक्स्ट आ जाते हैं। द लिमिटेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल नॉट अप्लाई वेयर एनी ड्यूटी और इंटरेस्ट हैज बीन पेड अंडर प्रोटेस्ट। अब देखो, ये क्या बात करता है? अगर आपने पैसा कोई भी अंडर प्रोटेस्ट ड्यूटी पे किया, अंडर प्रोटेस्ट का मतलब क्या हुआ? देखिए, आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, अभी आपका फाइनल ऑर्डर नहीं आया, लेकिन इन बिटवीन आप क्या करते हो? वॉलंटरी जाकर के कुछ पैसा पे कर देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई आगे चल करके कुछ तो पैसा मुझे पे करना ही पड़ेगा, तो आप पहले ही पे कर देते हो ताकि आपको इंटरेस्ट जो है ज्यादा ना लगे। तो अगर आपने कोई ड्यूटी पे किया है अंडर प्रोटेस्ट, उस केस में आपको जो है 1 ईयर का टाइम लिमिट नहीं देखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिनिमम रिफंड का अमाउंट कितना है? सो वेयर द अमाउंट क्लेम्ड इज लेस देन 100, 100 रुपए से कम का अगर अमाउंट है तो आप जो है रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। जीएसटी के अंदर हमने 1000 रुपीज का देखा था, अगर लेस देन 1000 है तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, कस्टम्स के अंदर ये लिमिट दिया हुआ है 100 रुपीज का। सो अगर लेस देन 100 देखना है, अगर 99 रुपीज तक है तो रिफंड नहीं मिलेगा। 100 या 100 के अबाउ अमाउंट है तो फिर आपको रिफंड यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, देखो, नेक्स्ट, आप जब भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो आपको जो है एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि भैया जो इंसिडेंस है ड्यूटी या इंटरेस्ट का, वो मैंने ही बर्डन बियर किया है। ठीक है, सो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी साथ में फर्निश करना पड़ेगा। तो ये पूरा हमने प्रोसेस देखा सेक्शन नंबर 27 के अंदर। अब देखो, सेक्शन नंबर 27 सब सेक्शन 2 बात करता है प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड क्लेम। अब जब भी आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हो तो उसको चेक किया जाएगा, और अगर आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट नजर आता है इन ऑल रेस्पेक्ट बाय द कस्टम्स, जो भी कस्टम्स के ऑफिसर है, अगर उनको वो एप्लीकेशन कंप्लीट नजर आता है, उस केस में वो रिफंड जो है यहाँ पर रिफंड ऑर्डर पास कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जब भी रिफंड ऑर्डर पास किया जाएगा तो देखेंगे कि क्या वो उसका बर्डन जो है, टैक्स का बर्डन, वो आपने बर्डन बियर किया क्या। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में पैसा जो है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, सो जीएसटी और कस्टम्स क्या है? ये एक तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है। ठीक है, सो जो भी व्यक्ति रेसिपिएंट होता है, जो कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो यहाँ पर अल्टीमेटली टैक्स का बर्डन बियर करता है। सो नॉर्मली पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगा, लेकिन अगर आप प्रूव कर देते हो कि नहीं, बर्डन मैंने ही बियर किया है, एप्लीकेंट अगर ऐसा प्रूव कर देता है, उस केस में जो है रिफंड का अमाउंट एप्लीकेंट को पे किया जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अब देखो, ये सेम कॉन्सेप्ट जो है हम जीएसटी के अंदर भी पढ़ चुके हैं, कस्टम्स के अंदर भी दिया हुआ है। इन केसेस के अंदर जो है पैसा सीधा यहाँ पर एप्लीकेंट को ही पे किया जाएगा। ठीक है, जो
कंज्यूमर वेलफेयर फंड है उसमें ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वही चीजें पूछी कि आपका टाइम लिमिट क्या है, तो टाइम लिमिट हमने 1 ईयर का देखा फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। तो कौन कौन सी रेलेवेंट डेट है वही आपको यहाँ पर पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखोगे अगर आप तो मॉनेटरी मिनिमम लिमिट कितना है, तो मिनिमम लिमिट कितना है, लेस देन अगर 100 है तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक्सेप्शंस वाला केस है ये भी नवंबर 22 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सिर्फ आपको वही केसेस लिखने की किन किन केसेस में जो है पैसा सीधा एप्लीकेंट को पे किया जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, देखो नवंबर 22 में पूछा गया है। अब कौन कौन से केसेस है, तो देखो पहला दिया है इफ द इंपोर्टर और द एक्सपोर्टर एज द केस में बी हैज नॉट पास ऑन द इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी और इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन। जो भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर है जो रिफंड क्लेम कर रहे हैं, अगर उन्होंने बर्डन जो है वो आगे शिफ्ट नहीं किया है उस केस में उनको पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ इंपोर्ट्स वर मेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर हिज पर्सनल यूज। अब अगर कोई इंपोर्टर है जो कुछ भी इंपोर्ट करता है, कोई भी इंडिविजुअल है जो इंपोर्ट करता है फॉर हिज पर्सनल यूज, तो उस केस में भी यहाँ पर एप्लीकेंट को ही यहाँ पर पैसा पे किया जाएगा रिफंड का। नेक्स्ट, इफ द बायर हु हैज बोर्न द ड्यूटी और इंटरेस्ट हैज नॉट पास्ड ऑन द इंसिडेंट्स। पहले किसकी बात हो रही थी, पहले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की बात हुई थी, ठीक है। सो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने अगर जो है बर्डन शिफ्ट नहीं किया तो उनको रिफंड मिल जाएगा। यहां पर बात हो रही है बायर की। जो बायर है अगर उसने अपना इंसिडेंस आगे पास ऑन नहीं किया है तो उस केस में बायर को जो है यहाँ पर रिफंड का अमाउंट पे कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इफ द अमाउंट फाउंड रिफंडेबल रिलेट्स टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब देखो आपने कोई भी एक्सपोर्ट किया और उस एक्सपोर्ट पे अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता था तो आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करके एक्सपोर्ट किया है। अब जब एक्सपोर्ट कर दिया उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या होता है, वो रिटर्न हो जाता है। गुड्स विच हैज रिटर्न टू एक्सपोर्टर, मतलब वापस से आपका सेल किया था आपने, सेल्स रिटर्न हो गया, तो उस केस में जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया होगा उसका आपको यहाँ पर रिफंड मिल जाएगा। जो एप्लीकेंट रहेगा उसको ही पैसा पे किया जाएगा। नेक्स्ट, इफ अमाउंट रिलेट्स टू ड्रॉबैक ऑफ ड्यूटी अंडर सेक्शन 74 और 75। अब देखो अगर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया है तो रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। ड्यूअल बेनिफिट यहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो तो रिफंड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, इफ द ड्यूटी और इंटरेस्ट वाज बोर्न बाय अ नोटिफाइड क्लास ऑफ एप्लीकेंट। कोई एप्लीकेंट है जिनको नोटिफाई किया हुआ है तो उन केस में वो एप्लीकेंट को मिल जाएगा। और लास्ट क्या बोला है, इफ द ड्यूटी पेड इन एक्सेस बाय द इंपोर्टर बिफोर द ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर होम कंजप्शन। अगर आपने ड्यूटी जो है वो एक्सेस में पे कर दिया इंपोर्टर ने तो उस केस में वहां पर इंपोर्टर को यहाँ पर जो है पैसा पे कर दिया जाएगा, ठीक है। सो इन केसेस के अंदर पैसा सीधा एप्लीकेंट को दिया जाएगा, ठीक है। जो भी रिफंड का अमाउंट होगा वो एप्लीकेंट को ही पे किया जाएगा। चलो सर, नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिफंड ऑफ ड्यूटी। अब ये कॉन्सेप्ट हम रिफंड अंडर जीएसटी के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि यहां पर क्या होता है, एक प्रिजम्पशन लिया जाता है कि आप जो है बर्डन जो भी है टैक्स का वो आगे शिफ्ट करोगे, ठीक है। सो अगर आपने बर्डन शिफ्ट किया है तो उस केस में जो भी रिफंड का अमाउंट होगा वो आपका कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो हर एप्लीकेंट को, जो भी व्यक्ति रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको टेस्ट ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट पास करना पड़ेगा। अगर आप वो टेस्ट पास करते हो तभी पैसा आपको दिया जाएगा, अदरवाइज पैसा जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलो सर, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 27 ए। ये बात करता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। अब देखो हमने जीएसटी के अंदर सेक्शन नंबर 56 देखा है कि अगर आपको रिफंड डिले प्रोवाइड किया जाता है उस केस में वो विद इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। अगर आपको रिफंड कितने दिन में मिलना चाहिए, 60 डेज का टाइम लिमिट देखा था। सो अगर 60 डेज में मिल जाता है तो विद इन टाइम लिमिट है। अगर 60 डेज में नहीं मिलता है रिफंड, उस केस में 61st डे से लेकर के जिस दिन एक्चुअल रिफंड दिया गया वहां तक का आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 6% पर एनम का रेट दिया था, ठीक है। ये जीएसटी में दिया हुआ था। अब कस्टम्स के अंदर क्या बोला है कि द कस्टम्स हैज टू फाइनलाइज रिफंड क्लेम विद इन 3 मंथ्स। सो जीएसटी के अंदर 60 डेज का टाइम लिमिट था, यहां पर 3 मंथ्स का टाइम लिमिट दिया है, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, हम इसीलिए जो है जीएसटी के प्रोविजंस भी साथ में लिंक करके चल रहे हैं ताकि आपको जो है क्लियरिटी रहे। सो कस्टम्स के अंदर क्या बोला है, आपको जो है पैसा 3 मंथ्स के अंदर अंदर यहां पर रिफंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3 मंथ्स कहां से देंगे, देखेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिफंड। जिस दिन आपने रिफंड का एप्लीकेशन फाइल किया वहां से 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिफंड दे दिया जाएगा। अगर नहीं दिया जाएगा उस केस में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स आपको जो है इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इंटरेस्ट का रेट कितना है, तो सेम रेट दिया है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सो कब से कैलकुलेशन चालू होगा, जिस समय आपका 3 मंथ्स एक्सपायर होता है वहां से लेकर के टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिफंड, वहां तक का आपको इंटरेस्ट भी पे किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या बोला है, इन केस वेयर रिफंड रिजल्ट्स फ्रॉम एन ऑर्डर पास बाय एन अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल और कोर्ट। मतलब अगर आपको रिफंड दिया जा रहा है वो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी ऑर्डर है, अपीलेट अथॉरिटी का या ट्रिब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा अगर रिफंड मिल रहा है उस केस में अलग से आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी आपका ऑर्डर आएगा तो वही आपका जो है रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा और उस केस में आपको रिफंड कितने टाइम पीरियड में मिलेगा, तो सेम वही 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिफंड प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स सच एज डिपॉजिट्स फॉर प्रोजेक्ट इंपोर्ट और सिक्योरिटी फॉर प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स। अब देखो इंटरेस्ट हमेशा आपको जो है
पे किया जाता है, जो आपने टैक्स का अगर पैसा आपको रिफंडेबल है और वो डिले मिला है तो उस पर मिलता है, ठीक है। अब जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अगर आपका कोई डिपॉजिट है या कोई सिक्योरिटी यहां पर दिया हुआ है, उसके ऊपर आपको कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। टैक्स के अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे किया जाता है। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 26, बात करता है रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। अब देखो, आपने अगर कोई भी एक्सपोर्ट किया है और वो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करके अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको रिफंड कब मिलेगा? जब आप ये 3 कंडीशंस फुलफिल करते हो, ठीक है। पहला कंडीशन क्या दिया है? द गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन, मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया, जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा था तब मैंने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया और यहां पर सेल किया। अब बाद में चल करके क्या होता है, मेरा सेल्स रिटर्न हो जाता है, वही गुड्स मुझे रिटर्न आ जाता है, और वो रिटर्न जो है वो अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल, मतलब रीसेल नहीं कर रहे हैं, जो मैंने गुड्स बेचे थे, जो मैंने सेल किया था, वही मुझे सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है। पहला कंडीशन ये। दूसरा, द गुड्स आर री इंपोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन, जिस दिन मैंने एक्सपोर्ट किया उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है वो गुड्स वापस से री इंपोर्ट किए जाते हैं। एंड थर्ड कंडीशन क्या बोला है? द एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ सच ड्यूटी इज मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। अब टाइम पीरियड क्या बोला है? जिस दिन आपने जो है the application for refund of such duty is made before the expiry of 6 months from the date on which PO makes an order for clearance of such goods। तो जो गुड्स मैंने एक्सपोर्ट किए थे इनिशियली, मैं वापस से उनको री इंपोर्ट कर रहा हूं, और वो री इंपोर्ट क्या होगा, कस्टम्स पे आएंगे, मैं उनको क्लियर करा के लेके जाऊंगा। तो जब क्लियर कराए, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपको एप्लीकेशन यहाँ पर फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो उस केस में जो भी आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया था उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। क्लियर है? चलो सर, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 26E। ये बात करता है रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। पहले हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी देखा था। एक्सपोर्ट ड्यूटी के केस में 3 कंडीशंस थी। पहला, आपने जो भी एक्सपोर्ट किया है वो वापस से रिटर्न हो रहा है, और वो रिटर्न हो रहा है अदर देन बाय वे ऑफ रीसेल। दूसरा, जो भी री इंपोर्टेड गुड्स है वो आपको री इंपोर्ट हो रहा है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन। और थर्ड बोला है, आपने जो एप्लीकेशन फाइल किया है रिफंड का, वो आपने फाइल किया है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, जिस दिन गुड्स क्लियर किए वहां से 6 महीने के अंदर अंदर आपने रिफंड का एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। नॉर्मल केस में हमें टाइम लिमिट दिया था 1 ईयर का, लेकिन ध्यान रखना, अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड ले रहे हो तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है, ठीक है। सो इतने टाइम पीरियड में अगर अप्लाई कर लिया तो उस केस में आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल जाता है। अब इंपोर्ट ड्यूटी के केस में रिफंड कब मिलेगा? तो यहां पर भी अलग अलग कंडीशंस दी है। पहला दिया है, इफ द गुड्स आर डिफेक्टिव एंड नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन। मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट कराए, और जब मैं इंपोर्ट कराता हूं तो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी पे करूंगा तभी वो गुड्स को मैं क्लियर करा के होम कंजप्शन के लिए ले जा सकता हूं। सो जो गुड्स मैंने क्लियर करवाए हैं वो गुड्स अगर डिफेक्टिव है या फिर नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, जैसा मैंने चाहे थे वैसे गुड्स नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है? गुड्स आइडेंटिफाइड एज इंपोर्टेड गुड्स बाय एसी एंड डीसी, मतलब एसी डीसी ने आइडेंटिफाई किया कि भाई यही गुड्स जो आप जो डिफेक्टिव आए हैं वो इंपोर्टेड गुड्स ही है। एंड थर्ड क्या है? नो ड्रॉबैक इज क्लेम, ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो आपने क्लेम नहीं किया उन गुड्स के रिगार्डिंग। एंड लास्ट कंडीशन क्या दिया है? इंपोर्टर एक्सपोर्ट्स द गुड्स। अब देखो, जो गुड्स मैंने खरीदे वो मुझे डिफेक्टिव लगे या एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं लगे, तो मैं क्या करूंगा, उनको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, वापस से एक्सपोर्ट कर दूंगा। सो मेरा ये क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न हो रहा है। पहले हमने देखा था सेल्स रिटर्न हो रहा था। अब इंपोर्ट ड्यूटी के केस में क्या है? जो मैंने परचेज किया है वो गुड्स को वापस से मैं रिटर्न कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट बैक, ठीक है। सो जो इंपोर्टर क्या करता है, या तो एक्सपोर्ट बैक कर देता है गुड्स को, या फिर रिलिंक्विश करता है टाइटल ऑफ द गुड्स, वो टाइटल को ही रिलिंक्विश कर रहा है, या फिर क्या बोला है? डिस्ट्रॉयड और रेंडर देम कमर्शियली वैल्यूलेस विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। जिस दिन आपने गुड्स जो इंपोर्ट किए और उनको इंपोर्ट करके क्लियर करके होम कंजम्पशन के लिए लेकर गए, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आप अगर उनको एक्सपोर्ट कर देते हो या रिलिंक्विश कर देते हो या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हो या फिर कमर्शियली वैल्यूलेस कर देते हो, तो उस केस में जो है आपको यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 30 डेज का जो टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड हो सकता है फॉर 3 मंथ्स। क्लियर है? तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो जो भी इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो, 2 कंडीशंस के अंदर जो है रिफंड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। दोनों कंडीशंस कौन सी है? पहला बोला है, गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, कोई भी गुड्स है जिनके अगेंस्ट आपने कोई ऑफेंस कमिट किया है। और सेकंड बोला है, कोई पेरिशेबल गुड्स है। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, इन दोनों केस में अगर फॉल कर रहा है, तो उस केस में इंपोर्ट ड्यूटी का आपको रिफंड यहां पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्लियर है सर? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। एन एप्लीकेशन, जब भी आप इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड क्लेम कर रहे हो तो उस केस में आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। अब देखो, चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी का केस हो या इंपोर्ट ड्यूटी का केस हो, आपका जो टाइम लिमिट है वो 6 मंथ्स का दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल केस में 1 ईयर है, यहाँ पर 6 मंथ्स का दिया है। अब 6 मंथ्स कहां से देखने? तो फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। अब रेलेवेंट डेट क्या है? तो देखो, जो भी मैंने गुड्स इंपोर्ट किए हैं, अब मैं वापस से उनको अगर जो है गुड्स को एक्सपोर्ट कर देता हूं, मैंने परचेज किया, परचेज रिटर्न कर रहा हूं, ठीक है, गुड्स को वापस से जो एक्सपोर्ट कर रहा हूं आउट ऑफ इंडिया, तो उस केस में जिस दिन आपका ऑर्डर आता है परमिटिंग क्लियरेंस
एंड लोडिंग ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, वहां से आपको जो है 6 मंथ का टाइम पीरियड देखना रहेगा। सेकंड, अगर आप रिलिंक्विश कर रहे हो टाइटल ऑफ द गुड्स, जो इंपोर्ट किए गुड्स को उनका टाइटल रिलिंक्विश कर देते हो, तो फिर उस केस में डेट ऑफ सच रिलिंक्विशमेंट, वहां से 6 मंथ का टाइम पीरियड देखना है। थर्ड केस, अगर जो गुड्स मंगाए हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हो या फिर रेंडर कॉमर्शियली वैल्यूलेस कर देते हो, उस केस में जिस दिन उन गुड्स को डिस्ट्रॉय किया गया या वैल्यूलेस किया गया, वहां से जो है आपको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड देखना रहेगा। ठीक है, सो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स आपको जो है रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिफंड क्लेम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील। अब देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, कि मान लीजिए मेरा कोई यहाँ पर प्रोसीडिंग्स चल रहा था, और जो ऑर्डर मुझे मिलता है, ऑर्डर में आता है कि भैया आपको जो है 5 करोड़ रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ रुपीज आपको मिलेगा। प्रोसीडिंग्स चल रहा था, 5 करोड़ का यहाँ पर आया कि आपको 5 करोड़ रुपीज मिलेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं थोड़े टाइम बाद, मान लीजिए 6 महीने बाद या 8 महीने बाद क्या करता हूं, यहाँ पर जो है अपील में जाता हूं। ठीक है, सॉरी, मैं रिफंड क्लेम करता हूं, और रिफंड में कितना अमाउंट का क्लेम कर रहा हूं, 8 करोड़ रुपीज का। ठीक है, सो मुझे मिलना कितना चाहिए था, 5 करोड़, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। तो मैंने जब रिफंड एप्लीकेशन फाइल किया ना, उसमें मैंने कितना पैसा मांगा भैया, मैंने 8 करोड़ रुपीज मांग लिया। अब ऑर्डर जो पास किया था वो 5 करोड़ का था। तो यहां पर क्या बोला है कि आपका जो रिफंड क्लेम है, रिफंड क्लेम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील। मतलब आप अगर उस अमाउंट से संतुष्ट नहीं हो, अगर आप 5 करोड़ के अमाउंट से संतुष्ट नहीं हो, तो उस केस में आपको अपील फाइल करना था। ठीक है, तो अपील टू कमिश्नर अपील्स इज टू बी मेड विद इन 60 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ ऑर्डर अगेंस्ट विच द पर्सन इज अग्रीव्ड। अगर आप अग्रीव्ड थे, अगर आप संतुष्ट नहीं थे ये 5 करोड़ के ऑर्डर से, तो आपको अपील फाइल करना था, और विद इन 60 डेज यहां पर फाइल करना था। अब आपने जो है यहां पर 60 डेज में अपील तो फाइल नहीं किया, और बाद में चलकर जब आप रिफंड मांग रहे हो तो 8 करोड़ रुपीज का मांग रहे हो, तो वो गलत है। वो रिफंड का जो एप्लीकेशन है, रिफंड का जो क्लेम है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता अपील का। क्लियर है सर? जो भी व्यक्ति एग्रीव्ड हो अगर आप ऑर्डर से, तो आपको जो है अपील फाइल करना चाहिए। क्लियर है? सो ऑन द अदर हैंड, अ रिफंड क्लेम कैन बी फाइल्ड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी और क्लियरेंस ऑफ गुड्स और सच अदर इवेंट्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 27. However, a refund claim cannot be a substitute for appeal. क्लियर है सर? इसके रिगार्डिंग एक केस लो दिया हुआ है, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके अंदर यही चीज बताई है कि आपको जो है, अगर आप एग्रीव्ड हो तो आपको अपील फाइल करना है, अगर अदरवाइज अगर आप रिफंड क्लेम फाइल करते हो तो वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाएगा अपील का। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दिए हुए हैं ऑन रिफंड। पहला तो सेम दिया है प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, कि रिफंड क्लेम कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील। नेक्स्ट दिया है, बर्डन ऑफ प्रूफ दैट इंसिडेंस ऑफ ड्यूटी हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू द कस्टमर इज ऑन असेसी। देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहेगा हमेशा असेसी पे ही रहता है। आपको प्रूव करना है कि मैंने बर्डन आगे शिफ्ट नहीं किया। अदरवाइज जो डिपार्टमेंट है उनका हमेशा से प्रिजम्पशन यही रहता है कि आपने बर्डन आगे शिफ्ट किया होगा। ठीक है, तो वो नॉर्मली पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ही ट्रांसफर करते हैं। अगर आप प्रूव कर देते हो कि नहीं मैंने ही बर्डन बियर किया है, उस केस में जो है पैसा आपको पे किया जाएगा। सो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा असेसी पे रहने वाला है। ठीक है, next it has been held that appeal is required to be filed and not refund claim even if respect of self assessment. तो सेम चीज जो हमने देखा कि अगर आप सेल्फ असेसमेंट के केस में भी आपको जो है, अगर आप संतुष्ट नहीं हो, उस केस में आपको अपील ही फाइल करना है। रिफंड क्लेम कभी भी आपका सब्स्टिट्यूट नहीं होने वाला है अपील का। क्लियर है? सो यहाँ पर जो है हमारा रिफंड अंडर कस्टम्स का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो। जो भी आपके जेन्युइन फीडबैक्स है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके फीडबैक्स जो है मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं और बना पाऊं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।